हाय एवरीवन, मैं राशि शुक्ला और मैं आप सभी को फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, तो मैंने आप लोगों को कुछ टॉपिक्स पहले ही पढ़ा दिए थे। ठीक है, जैसे मानव नेत्र और मानव नेत्र के अंदर अंदर जो जो चीज़ें हमारे नेत्र में होते हैं, दृढ़ पटल, रक्तक पटल, रेटिना और भी चीज़ें हमने आपको पहले ही लेक्चर में पढ़ा दिया था। ठीक है, और हम पढ़ाए थे कहाँ तक? हम पढ़े थे समंजन क्षमता भी पढ़े थे और नेत्र का निकट व दूर बिंदु, पर हम जल्दी जल्दी में नेत्र का निकट और दूर बिंदु थोड़ा जल्दी पढ़ा दिए थे, तो आज हम फिर से पढ़ेंगे नेत्र का निकट और दूर बिंदु। ठीक है, भौतिक विज्ञान है। ठीक है, मतलब फिजिक्स। ठीक, अब है हमारा क्या टॉपिक है? नेत्र का निकट एवं दूर बिंदु। ये हम पढ़ चुके थे एक बार, पर हम इसको दोबारा से पढ़ रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। निकट व दूर बिंदु। ठीक है, तो नेत्र का निकट और दूर बिंदु क्या होता है इसको जानेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि वह निकटतम बिंदु किसी चीज का निकटतम बिंदु, जैसे मेरा निकटतम मान लेते हैं ये एक बिंदु है और यहाँ पे मैं हूँ। ठीक है, मान लेती हूँ कि ये मैं हूँ। ठीक है, और तो मेरा निकटतम बिंदु ये होगा। ठीक है, ये मेरा, अगर हम कहें तो ये हमारा निकटतम बिंदु होगा। ठीक है, और ये कहें तो ये, अगर यहाँ कहा जाए तो ये हमारा दूर बिंदु होगा और ये हमारा निकटतम बिंदु होगा। तो वही कह रहा है कि वह निकटतम बिंदु, कोई निकटतम बिंदु है जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर, जो नेत्र है जिसे अधिकतम समंजन क्षमता लगा के, अधिकतम, देखो क्या है वह निकटतम बिंदु, क्या है वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है। नेत्र का वह बिंदु निकट बिंदु कहलाता है। ठीक है, ये है निकट बिंदु किसे कहते हैं, अगर पूछा गया आपके एग्जाम में तो ये है कि वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता से स्पष्ट देख सकती है, किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, उसे उस बिंदु को निकट बिंदु कहेंगे। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? निकट बिंदु। ठीक, अब हमें क्या पढ़ना है? दूर बिंदु। हमारा निकट बिंदु समझ में आ गया ना, अब हम पढ़ेंगे दूर बिंदु। ठीक है, दूर बिंदु हमारा क्या होता है, और हमारा जो निकट बिंदु होगा इसकी जो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगी? न्यूनतम दूरी होगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अस्पष्ट दूरी न्यूनतम 25 सेंटीमीटर होगी किसकी? निकट बिंदु की। ठीक है, अब है हमारा दूर बिंदु। ठीक है, अब दूर बिंदु क्या है? वह दूर अस्त बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए। मतलब हमारे निकट बिंदु में क्या था? देखो, निकट बिंदु में था कि जो हमारी निकटता होगी, मतलब निकटतम बिंदु होगा वो निकटतम होगा और नेत्र से हम समंजन क्षमता अधिकतम लगाएंगे, तब हमारा जो बिंदु होगा, मतलब जो वस्तु होगा वो हमें स्पष्ट दिखाई देगा। पर हमारा जो दूर बिंदु है उसमें कहा जा रहा है कि वह दूर अस्त बिंदु, मतलब कोई दूरी बिंदु, ये जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, एक यहाँ बिंदु होगा और यहाँ पे कोई है, मान लेते हैं कि हम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा तो इसकी निकटतम बिंदु ये होगी, लेकिन दूरी बिंदु ये होगी। तो वही कह रहा है कि अगर कोई दूरी बिंदु, ठीक है, कह रहा है कि दूरी बिंदु, वह दूर अस्त बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बिना
जो मतलब हमारा वस्तु है उस नेत्र का दूरबिंदु मतलब स्पष्ट दिखाई दे उसे दूरबिंदु कहते हैं, ठीक है। और इसे स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम इसके स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी भी कहते हैं, ठीक है। और स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी इनफाइनाइट अनंत होती है, इसकी थी 25 सेंटीमीटर और इसका क्या होगा अनंत। तो ये दोनों याद रखना क्योंकि ये आपके विकल्प में जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है। 99% है कि पूछा जा सकता है, ठीक है। इतना ये दोनों याद रखना, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु अनंत इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब है अगला टॉपिक हमारा, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है। अगला टॉपिक है हमारा दृष्टि दोष तथा उनके निवारण। क्या है दृष्टि दोष तथा उनके निवारण, ठीक है। अब ये है हमारा टॉपिक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है कि कभी कभी आंखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है, क्षीण मतलब नष्ट हो जाती है। कभी कभी हमारे आंखों की जो समंजन क्षमता होती है वो क्षीण हो जाती है, मतलब नष्ट हो जाती है, जिस कारण वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता। मतलब हमें आंखों से तो दिखाई देगा पर हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, धुंधला दिखाई देगा, ठीक है। हाँ, स्पष्ट दिखाई नहीं देती और दृष्टि धुंधली हो जाती है। दृष्टि मतलब हमारी आंखों से हमें वस्तुएं धुंधला दिखाई देता है, धुंधली हो जाती हैं। जिस आंख को अगर हमारी आंखों से हमें धुंधला दिखाई दे रहा है तो उसको कहेंगे कि उसको मतलब मान लो एक इंसान है, उसको उसकी आंख से धुंधला दिखाई देता है तो उस इंसान को क्या हो जाता है, दृष्टि दोष हो जाता है, ठीक है। तो उसको इसका निवारण हमें चश्मा लगा के करना पड़ता है। मतलब चश्मा अगर हम लगाएंगे उसमें हमें अगर दूर की वस्तु और पास की वस्तु किसी का कोई भी चीज, जैसे किसी को पास की वस्तुएं धुंधला दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं एकदम क्लियर दिखाई देती है, क्लीन एकदम दिखाई देंगी, तो उसके लिए भी चश्मा लगता है। और अगर हमें दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई दे रही हैं, पास की वस्तुएं अगर हमें सही दिखाई दे रही है एकदम क्लीन क्लियर, तो उसके लिए भी चश्मा लगता है। इसके लिए अवतल और उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो हमारा ये दृष्टि दोष हो गया, ये अच्छे से समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे दृष्टि दोष के प्रकार, ठीक है। किसके प्रकार, दृष्टि दोष के प्रकार। तो दृष्टि दोष या मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में पढ़ेंगे पहला है निकट, ठीक है, निकट दृष्टि दोष। तो हम निकट दृष्टि दोष में अपने इसके कारण भी पढ़ेंगे कि ये किसके कारण होता है और इसका निवारण भी पढ़ेंगे, ठीक है, निकट दृष्टि दोष का। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है तो लिखा तो है निकट, पर निकट का मतलब जो हमें दूर का ना दिखाई दे उसको कहेंगे निकट दृष्टि दोष, और हमें अगर पास का नहीं दिखाई दे रहा है तो उसको कहेंगे दूर दृष्टि दोष। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसका अच्छे से डिफिनीशन, ठीक है। तो कह रहा है कि मांसपेशियां, जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, इस दोष मतलब निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसे पास की वस्तुएं मतलब निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। मतलब जो हमारी कहा तो गया है निकट दृष्टि दोष, मतलब निकट दृष्टि दोष में कह रहा है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को
पास की मतलब निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, पर हमें जो हमारी दूर की जो वस्तुएं होंगी वो हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, यह दोष जो यह हमारा दृष्टि दोष होगा यह 10 से 16 साल की उम्र में होता है। 10 से 16 साल की उम्र में होता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष 10 से 16 साल की उम्र, 16 साल के उम्र से होता है। ठीक है, की उम्र के बच्चों को होता है। ठीक है, मतलब अगर 10 साल से 16 साल के बीच में ही आपको ये दृष्टि दोष आपको होगा। ठीक है, और हाँ ये अब जान गए। ठीक है, इसकी शुरुआत यहीं से होती है 10 साल से 16 साल के बीच ही। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके कारण। किसके कारण? निकट दृष्टि दोष किसके कारण होता है? कारण, कारण पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष के। ठीक है, तो कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष के 2 कारण हैं। पहला कारण जानेंगे क्या होता है। नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। अगर हमारी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है और हमारी जो फोकस दूरी होगी वो छोटी हो जाती है। वक्रता त्रिज्या बढ़ने पर और फोकस दूरी छोटी होने पर, मतलब फोकस दूरी कम हो जाती है। अगर कहीं आपको दे दिया कि अगर वक्रता त्रिज्या बढ़ेगा तो फोकस दूरी घटेगा कि बढ़ेगा, तो फोकस दूरी घटेगा। अगर हमारी वक्रता त्रिज्या बड़ी हो रही है तो फोकस दूरी छोटी होगी, लेकिन अगर हमारी फोकस दूरी बढ़ रही है तो वक्रता त्रिज्या छोटी होगी। तो इस दोष में हमारी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो बड़ी होती है और फोकस दूरी कम होती है, इसीलिए ये दोष होता है। पहला कारण ये है। ठीक है, कि वक्रता त्रिज्या बड़ा होगा और फोकस दूरी छोटी होगी। अब हम पढ़ेंगे दूसरा कारण हमारा क्या है। तो दूसरा कारण है हमारा कि नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। मतलब हमारा जो नेत्र लेंस होगा उसके बीच की, उसके और जो हमारी रेटिना होगी, इन दोनों के बीच की जो दूरियां होंगी वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, वो बढ़ जाएंगी। जब बढ़ जाएंगी तो हमें निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। पहला कारण था हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, पहला कारण क्या था हमारा? पहला कारण था कि वक्रता त्रिज्या मतलब आर बढ़ने पर, अगर हमारी वक्रता त्रिज्या आर बढ़ती है, ठीक है, बढ़ने पर फोकस दूरी एफ कम होती है। 1 दोष इसके कारण भी होता है, मतलब ये भी एक कारण है। और दूसरा कारण क्या है? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, पहला कारण वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, मतलब वक्रता त्रिज्या बढ़ने पर फोकस दूरी कम होने पर। ठीक है, इसके कारण होता है हमें निकट दृष्टि दोष। दूसरा कारण है हमारा नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो हमारी दूरी होगी वो बढ़ जाएगी, तो हमें क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके निवारण। इसका निवारण कैसे किया जाए, मतलब हमें जो दूर की वस्तुएं हैं वो हमें पास, मतलब वो हमें साफ कैसे दिखें, क्या करें कि हमें वस्तुएं साफ दिखाई देने लगे। ठीक है, इसी हमें निकट दृष्टि दोष का ही निवारण पढ़ना है।
क्या है, निवारण, कि जो हमारा निकट दृष्टि दोष हो जाता है इसके लिए हम क्या करें कि ये दूर हो जाए। ठीक है, तो इसका निवारण ये है कि इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए हमें अवतल लेंस युक्त चश्मे का उपयोग करना चाहिए। मतलब अगर आपको दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं तो आपको अवतल लेंस का चश्मा बनवाना पड़ेगा, जिससे आपको दूर की वस्तुएं एकदम अच्छे से दिखाई देंगी। ठीक है, ये था हमारा निवारण, मतलब अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे इसमें निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं निकट दृष्टि दोष, तो सेम ऐसे ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी ऐसे सेम है दूर दृष्टि दोष। ठीक है, एकदम ऐसे है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या था हमारा निकट दृष्टि दोष, क्या है सबसे पहले जानेंगे। तो निकट दृष्टि दोष ये है कि मतलब इससे पीड़ित व्यक्ति, ठीक है, इससे पीड़ित व्यक्ति को जो हमारी पास की निकट की वस्तुएं होंगी वो देखिए, हमारे पास की वस्तुएं हैं, हम अगर इतनी दूर खड़े हो जाएंगे तब भी हमें साफ दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन अगर हम दूर हैं, मतलब अगर हमसे दूर मान लो कोई सामान उतनी दूर रखा हुआ है और अगर हम उसको देखें तो वो हमें साफ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, हमें साफ नहीं दिखाई देगा। तो निकट दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। ठीक है, और इसका जो कारण है वो ये कारण है कि जो इसकी फोकस दूरी होती है वो कम हो जाती है और वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। ठीक है, और निवारण है कि अवतल लेंस का प्रयोग करें, अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करें। ठीक है, ये निवारण है। अब अगला हम पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो निकट का अपोजिट ही होगा दूर। ठीक है, अब दूर दृष्टि पढ़ेंगे। क्या है दूर दृष्टि में, निकट था कि निकट की हमें निकट दृष्टि दोष में क्या था कि हमें दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देंगी, और दूर दृष्टि में होगा कि हमें जो निकट की हमारी वस्तुएं होंगी वो हमें साफ नहीं दिखाई देंगी। मतलब ऐसे लिखेंगे कि इससे पीड़ित व्यक्ति, दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को हाँ दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं साफ, निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, और इसका हमारा जो कारण होगा वो ये होगा कि ठीक है, वो ये कारण होगा कि इसका जो नेत्र लेंस, जो पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो छोटी हो जाती है, लेकिन हमारी जो फोकस दूरी होगी वो बढ़ जाती है। ठीक है, और दूसरा होगा कि नेत्र के गोले का जो व्यास है वो कम हो जाने से नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की जो दूरी है, नेत्र के गोले का जो व्यास होता है, ठीक है, मतलब इसमें सिंपल समझना कि जो हमारा नेत्र लेंस होगा और रेटिना होगा इसके बीच की जो दूरी होगी वो कम हो जाती है, इसीलिए हमें निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, इसके कारण ये थे। ठीक है, और इसका निवारण क्या, इसका निवारण हम करेंगे उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे, तब हमें इस दोष से हम पीड़ित हो पाएंगे। ठीक है, जब हम उत्तल लेंस चश्मे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब है हमारा जरा दूर दृष्टिता। ठीक है, ये देखेंगे, ये भी एक प्रकार का दोष ही है, जरा दूर दृष्टिता। ठीक है, क्या है, ठीक है, पढ़ते हैं। व्यक्ति की आयु बढ़ने पर, मतलब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारा मांसपेशियों के कमजोर हो जाने के कारण, हम अगर बड़े होंगे, धीरे धीरे बड़े होंगे तो हमारी जो मांसपेशियां होंगी वो धीरे धीरे कमजोर होंगी। ठीक है, तो मांसपेशियां जो कमजोर हो जाती हैं उसी के कारण नेत्र का जो समंजन क्षमता होता है वो घट जाता है। जो हमारे नेत्र की समंजन क्षमता होगी वो पूरी तरीके से घट, मतलब
घट जाएगी, पूरी तरीके से नहीं मतलब, पर घट जाती है, ठीक है, थोड़ा बहुत घट जाती है। और व्यक्ति उपयुक्त लेंस चश्मे के बिना पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। यह नेत्र दोष जरा दूरदृष्टिता कहलाती है। मतलब हमारी जो समंजन क्षमता होगी, ठीक है, समंजन क्षमता कम हो जाएंगी, हमारी उम्र जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है, तो मांसपेशियां हमारी कमजोर होंगी और जिससे हमारी जो समंजन क्षमता होगी वो कम होगी। और जब समंजन क्षमता हमारी कम होगी तो हमें निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देंगी, ठीक है, निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देंगी। तो अगर हमें वस्तुएं साफ नहीं दिखाई दे रही हैं तो इसी को कहेंगे जरा दूरदृष्टिता, ठीक है। अब कहेंगे ऐसे जिसके निवारण है, ऐसे दोष को दूर करने के लिए ड्यूफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है। मतलब जिसमें 2 लेंस लगे होते हैं, ठीक है, अवतल उत्तल दोनों लगा हो, उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, अच्छे से समझ में आ गया निकट दृष्टि दोष, उसके कारण, उसके निवारण अच्छे से समझ में आ गए। अब हमें पढ़ने हैं, हमने ये पढ़ लिया, उसके बाद दूर दृष्टि दोष पढ़ लिए, उसके कारण उसके निवारण अच्छे से क्लियर समझ में आ गया सबको। हमने जरा दृष्टि दोष भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे आबिंदुकता। क्या पढ़ेंगे? आबिंदुकता, ठीक है। हमारा आबिंदुकता क्या होता है, ठीक है, देखते हैं आबिंदुकता, ठीक। आबिंदुकता हमारा क्या होता है कि मानव का वह दोष जिससे एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर वस्तुएं रेटिना पर एक साथ फोकस नहीं होती हैं, एक साथ फोकस नहीं होती हैं, आबिंदुकता कहलाती है। मानव नेत्र का वह दोष जिससे एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे। मैथ में हमें क्षैतिज ऊर्ध्वाधर और एसएसटी में भी क्षैतिज ऊर्ध्वाधर बताया जाता है, ठीक है। तो हमारा जो क्षैतिज होगा वो ये होता है क्षैतिज, मतलब सीधी लाइन क्षैतिज होगी, और जो हमारी ये लाइन होती है ये होती है ऊर्ध्वाधर। हमारी जब ऐसी लाइन रहेगी तो इसको कहेंगे ऊर्ध्वाधर, लेकिन अगर यही लाइन हमारी ऐसी हो जाती है तो इसको कहेंगे क्षैतिज, ठीक है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर ये होता है, हाँ। ठीक है, अब हम इसकी डिफिनीशन पूरी पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि मानव नेत्र का वह दोष जिससे एक ही दूरी पर रखी हुई क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तुएं रेटिना पर एक साथ फोकस पर नहीं होती, रेटिना और फोकस पर एक साथ नहीं होती हैं, आबिंदुकता कहलाती है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आबिंदुकता के कारण, इसके आबिंदुकता के कारण पढ़ेंगे, ठीक है, कि इसके होने के क्या कारण है, मतलब ये क्यों होता है। तो कारण ये है कि कॉर्निया, जो हमारा कॉर्निया होता है, हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि हमारा जो कॉर्निया होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कॉर्निया की गोलाई, जो कॉर्निया की हमारी जो गोलाई होती है, गोलाई में अनियमितता के कारण नेत्र में यह दोष हो जाता है। गोलाई में जो हमारी अनियमितता होती है उसी के कारण हमें आबिंदुकता एक प्रकार का दोष है और ये दोष हो जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके निवारण, आबिंदुकता के निवारण। आबिंदुकता के हमारे निवारण क्या है, तो कह रहा है कि इस दोष के निवारण हेतु उचित फोकस दूरी अथवा
वक्रता त्रिज्या के बेलनाकार लेंसों का उपयोग किया जाता है। मतलब जो हमारा वक्रता त्रिज्या होगा उसके बेलनाकार लेंसों का उपयोग किया जाता है। किसमें? आबिंदुकता में। ठीक है, आबिंदुकता का अगर हमको निवारण करना है, मतलब आबिंदुकता एक प्रकार का दृष्टि दोष है, अगर ये इसको दूर करना है तो वक्रता त्रिज्या वाले बेलनाकार लेंसों का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वर्धानता। वर्धानता क्या होता है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्धानता। तो वर्धानता हमारा क्या है? यह दोष मनुष्य में संक्वाकार कोशिका की कमी के कारण हो जाता है। ठीक है, मनुष्य में एक कोशिका होती है जो संक्वाकार होती है और यह जो दोष है यह इसी के कमी के कारण हो जाता है। मतलब संक्वाकार कोशिका की कमी होती है मनुष्य में, किसी मनुष्य में जिसको ये वर्धानता होती है उसको संक्वाकार कोशिका की कमी होती है। ठीक है, इसीलिए उसको वर्धानता हो जाता है। और देखते हैं क्या होता है। देखो, इस दोष के कारण हमें क्या चीजें होती हैं। तो इस दोष के कारण रंगों में भेद करना उनके लिए संभव हो पाता है। मतलब रंगों में भेद करना संभव हो पाता है। इस दोष को वर्धानता दोष या वर्धार या वर्धानता कहते हैं। मतलब कहा गया है कि इस दोष के कारण रंगों में भेद कर पाना मुमकिन नहीं होता है। ठीक है, इसे वर्धार कहेंगे या वर्धानता कहेंगे। ठीक है, उसके बाद यह एक जन्मजात रोग होता है। मतलब यह जो रोग होता है ये 10 साल, 15 साल, 8 साल या उससे कई ज्यादा उम्र इस पे नहीं होता, ये जन्मजात होता है। मतलब ये बच्चा गर्भ में रहेगा तभी से ये रोग होगा। ठीक है, तभी उसको ये रोग हो जाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि ठीक है, जन्मजात रोग है, इसका कोई इलाज भी नहीं है। मतलब वर्धानता रोग जो है इसका कोई इलाज भी नहीं होता है। ऐसा रेटिना पर संकु तंत्रिकाओं के पूर्ण अभाव के कारण होता है। जो ऐसा होता है, मतलब ये जो वर्धानता होता है वो रेटिना, जो हमारी रेटिना होती है जिसपे हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, वही तो होता है रेटिना। तो कह रहा है रेटिना पर जो संकु तंत्रिकाओं के पूर्ण अभाव के, रेटिना पर जो हमारा क्या होता है कि संकु जो तंत्रिका होती है उसी के कारण ये होता है। ठीक है, यह दोष 0.5 स्त्रियों, ठीक है, 0.5 क्या, कैसा रोग, वर्धानता रोग 0.5% स्त्रियां, ठीक है, स्त्रियों और 4% पुरुषों में है। ठीक है, पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, ये 0.5 स्त्रियां और 4% पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, इसका जो कारण होगा वो फिर से देखेंगे कि कारण क्या है। कारण अभी हमने आपको डिफिनीशन में ही बताया है। ठीक है, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं किसका, वर्धानता का कारण। ठीक है, कि वर्धानता होने के क्या कारण है। तो कारण ये है कि मनुष्य की आंख में संक्वाकार कोशिका, जो मनुष्य की आंख में जो रेटिना होता है, हाँ, मनुष्य की आंख में संक्वाकार जो तंत्रिका होती है उसी की कमी के कारण, हमने जब डिफिनीशन शुरू की थी वर्धानता की तभी पहले लाइन पे ही ये बताया था कि मनुष्य के आंखों में संक्वाकार जो कोशिका होती है उसी के कमी के कारण हमारा ये रोग होता है। ठीक है, कौन सा रोग, वर्धानता। ठीक है, अब है अगला हमारा, हमने वर्धानता पढ़ लिए, उसके कारण भी अच्छे से पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, हमको क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है
मोतियाबिंद। देखेंगे कि मोतियाबिंद क्या होता है। ठीक है, मोतियाबिंद। ठीक, मोतियाबिंद। ठीक है, बिंदु नहीं होगा, बिंद होगा, मोतियाबिंद। हाँ, अब हम देखेंगे कि हमारा जो मोतियाबिंद है वो क्या है। तो कह रहा है कि कभी कभी अधिक अणु के कुछ कुछ व्यक्तियों के नेत्रों में क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। सॉरी, कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों, मैंने अणु बोल दिया था तो सॉरी। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र में, अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र में क्रिस्टलीय लेंस दुधिया या धुंधला हो जाता है। दुधिया हो जाता है या धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को ही क्या कहते हैं, मोतियाबिंद। मतलब आंख में धुंधला या दुधिया होना ही मोतियाबिंद कहलाता है। इसे शल्य चिकित्सा से दूर किया जा सकता है। एक चिकित्सा होता है शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा से मोतियाबिंद को दूर किया जा सकता है, शल्य। ठीक है, पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। अगर आपको आगे आपके डेरिवेशन में कि मोतियाबिंद क्या होता है तो सब लिखना, पर ये लिखना मत भूलना। ठीक है, एक आध दो अक्षर भूल जाना पर शल्य चिकित्सा मत भूलना। ठीक है, ब्लैक पेन से अच्छे से लिख देना। अब हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया है। वो टॉपिक है हमारा प्रिज्म। क्या है प्रिज्म? अब हम पढ़ेंगे प्रिज्म। ठीक, प्रिज्म पढ़ते हैं। प्रिज्म पढ़ने के बाद भी हमें बहुत सी टॉपिकें अभी पढ़नी है जो सब लगभग हमारे लिए जरूरी है। और ये टॉपिक मोस्ट IMP है। ठीक, तो देखते हैं कि हमारा प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म किसी समान पारदर्शी, ठीक है, किसी समान पारदर्शी माध्य का वह भाग, ठीक है, किसी समान पारदर्शी माध्य का वह भाग जो किसी कोण पर झुके हुए दो तल पृष्ठों के बीच स्थित होता है, प्रिज्म कहलाता है। ठीक है, अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, अब इसका डेरिवेशन होने जाएगा। किसका? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ये पढ़ेंगे तो प्रिज्म अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या होता है। और जो प्रिज्म है प्रकाश का अपवर्तन, इसका पूरा अच्छे से डेरिवेशन कराएंगे। ठीक है, क्या है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे तो हमारा पहले ऐसे बनाएंगे। ठीक है, बन गया ना। अब हम नाम देंगे। क्या देंगे? नाम। गर्मी बहुत है ना। ठीक है, नाम दे दिया। अब हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, ऐसे। ओके, फिर हम ऐसे एक लाइन देंगे। ठीक है, इधर से भी दिख रहा है और इधर से भी। अब ये डॉट डॉट, ये लाइन होगी हमारी डॉट डॉट। ठीक है, हाँ, ठीक है, डॉट डॉट हो गया ना।
अब ये हमारा हो जाएगा आर, ठीक, और ये हो जाएगा हमारा N1, ये हो जाएगा M1, ठीक। फिर अगला है हमारा ये R हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा, मतलब इधर का ये चीज, ठीक। ठीक, ठीक, देखो इतना है, ये सब अच्छे से बन गया, ठीक है। ये हमारा होगा प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ये फिगर होगा, फिगर ये होगा हमारा, और फिगर के थ्रू हम डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो माना ABC एक प्रिज्म का प्रमुख परिच्छेद है, तो ABC, ठीक है। मान लेते हैं कि जो हमारा A है, B है, C है, ये प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है, ठीक है। क्या है? मुख्य परिच्छेद है जिसका प्रिज्म कोण A, ये है हमारा कोण A, ठीक है, प्रिज्म का कोण A, ठीक है। A है प्रिज्म के अपवर्तन पृष्ठ AB पर एक प्रकाश की किरण, AB पर एक प्रकाश की किरण, ठीक है। ये है एक प्रकाश की किरण, ठीक है, एक प्रकाश की किरण PQ, ठीक है, एक प्रकाश की किरण PQ, अब कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो एक जो प्रकाश की किरण है वो क्या है? ये P है, ये Q है भैया। हाँ, एक प्रकाश की किरण PQ, एक प्रकाश की किरण हमारी जो है P और Q, बिंदु है P है, Q है, जो बिंदु है, यह प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करते हैं, ठीक है, प्रवेश करते हैं, और ठीक है, प्रवेश करेंगे और यह झुक जाएगा, ठीक है, प्रवेश करेंगे और झुककर कोण R, कोण ये देखो, ये ऐसे जाएगा फिर यहाँ पे झुक जाएगा, मतलब ऐसे कोई जा रहा है तो वो सीधा जाएगा ना, पर ये ऐसे जाके ऐसे सीधा जाना चाहिए कोई चीज, पर ये सीधा जाके ऐसे हो जा रहा है, मतलब देखो
सीधा जा रहा था, इसको देखो यहाँ पे डॉट 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 इसीलिए किया ताकि समझ सके कि सीधा जाना था इसको, पर ये झुक गया। ठीक है, ठीक, झुक कर कोण आर, ये देखो हमारा कोण आर है, कोण आर पर अपवर्तित होती है। ठीक है, कोण आर पर अपवर्तित होगी। यह अपवर्तित जो हमारी किरण होगी, ये अपवर्तित किरण ये अपवर्तित किरण ई और एफ, ठीक है, ये अपवर्तित किरण ई और एफ प्रिज्म के दूसरे अपवर्तक पृष्ठ पर एसी, ये हमारा दूसरा अपवर्तक पृष्ठ होगा ए और सी। ठीक है, एसी के बिंदु एफ का जो ये बिंदु है, ये जो हमारा बिंदु है इसका नाम क्या दिया गया है, एफ। ठीक है, का बिंदु एफ पर R1 आर डैश कह सकते हैं, आर डैश। ठीक है, आर डैश पर आपतित होती है, ये जो है ये आर डैश पर हमारी आपतित हो रही है। ठीक है, आपतित होती है। यह प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाते हुए, जो कांच से वायु में जाएगा तो अभिलंब, ठीक है, कांच से वायु में जाते हुए अभिलंब से दूर हटकर, अभिलंब से दूर हटकर जो हमारा ई कोण ई है, अभिलंब से दूर हटकर ई कोण पर आर और एस, आर और एस, ये देखो ये हमारा है आर और एस। ठीक है, इससे सारा डेरिवेशन आप कर सकते हो। अगर चित्र सही है तो कोई उतना पेपर में देखेगा भी नहीं, स्कूल के देख सकते हैं। ठीक है, आर और एस। ठीक है, जो हमारा आर और एस है दिशा में निर्वात हो जाती है, मतलब जो हमारा एफ ई है वो आर और एस दिशा में निर्वात हो जाती है। आपतित प्रकाश की किरण निर्वात प्रकाश की किरण की दिशाओं के बीच बना, मतलब इन दिशाओं के बीच जो बना कोण है, बना कोण विचलन कोण कहलाता है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या सिग्मा हमारा कैसे बनता है, ऐसे कुछ हुआ सिग्मा, इसको क्या कहेंगे, सिग्मा। ठीक है, सिग्मा, इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, अब हम पढ़ेंगे, ये हमारा खत्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे कि ये किसी प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण का मान, किसी प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण का मान प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तक तथा आपतित, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा आपतित प्रकाश किरण के आपतन कोण पर निर्भर करता है। ठीक है, यदि प्रिज्म पर गिरने वाली प्रकाश की किरणें, यदि प्रिज्म पर गिरने वाली प्रकाश की किरणें, यदि प्रिज्म पर गिरने वाली प्रकाश की किरण आपतन कोण आई, हमारा ये है आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण आई, आपतन कोण आई की धीरे धीरे बढ़ जाने पर, जो हमारा आई है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ जाने पर क्या होता है, बढ़ जाए तो प्रारंभ में विचलन कोण, प्रारंभ में जो हमारा विचलन कोण होगा वो सिग्मा, अभी आप लोगों को बताया कि हमारा जो सिग्मा है वो कैसे बनेगा। ठीक है, तो सिग्मा का मान कम हो जाता है। अगर वो प्रारंभ में फिर से जाएगा तो हमारा जो सिग्मा होगा उसका मान कम होते जाएगा। ठीक है, तथा एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान शून्य होता जाएगा, और जो हमारा विचलन कोण होगा उसका मान शून्य होते जाता है आपतन कोण का मान और बढ़ाने पर। अगर हम अपने आपतन कोण का जो मान होगा वो अगर और बढ़ाएंगे, मान और बढ़ाने पर विचलन कोण का मान फिर से बढ़ने लगता है, जो हमारा विचलन कोण होगा वो फिर से बढ़ने लगेगा। ठीक है,
इस न्यूनतम विचलन कोण को प्रिज्म का अल्पत विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, इसको प्रिज्म का अल्पत विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रिज्म कोण ए अल्पतम विचलन कोण एम तथा अपवर्तनांक एन में संबंध क्या क्या संबंध है देखेंगे। ठीक है, अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोग को प्रिज्म वाला नहीं समझ में आया होगा ना तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा से प्रिज्म का अच्छे से बता दूंगी। ठीक है, तो इसमें हमें संबंध बताना है, तो ये हमारा बनेगा सूत्र क्या होगा, n बराबर साइन a प्लस साइन बाई 2। ठीक है, ये होगा हमारा सूत्र। ठीक है, ये होगा, और इसके पूरे के बटे में, ठीक है, इसके पूरे के बटे में क्या होगा, इतना तो एक के बटे में है। अब ये हमारा जो पूरा बटा होगा वो होगा साइन a बाई 2। ये हमारा सूत्र है। ठीक है, और ये सब याद रखना बहुत जरूरी चीजें हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा छोटा सा नोट है जो हमारे प्रिज्म के बारे में है, उसको जानेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि यदि प्रिज्म पतला हो, तो यदि हमारा जो प्रिज्म है वो पतला हो तो उसका अपवर्तन कोण छोटा होगा। मतलब अगर हमारा प्रिज्म पतला होगा तो हमारा कौन सा कोण, अपवर्तक कोण छोटा होगा। अतः अल्पत विचलन कोण डेल्टा एम बराबर क्या लिखेंगे, अल्पत विचलन कोण डेल्टा ऐसे भी बनता है और भी कई तरीकों से बनता है। डेल्टा एम बराबर n दिख रहा है, n-1 इंटू का एरिया, क्षेत्रफल a होगा। ठीक है, अब हमारा जो n होगा वो अपवर्तक कोण a पर निर्भर करता है। ठीक है, अब हम इसका पढ़ चुके, प्रिज्म हमारा खत्म हुआ भैया। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण। क्या पढ़ेंगे, वर्ण विक्षेपण। ठीक, तो देखते हैं कि हमारा जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है वो क्या होता है। वर्ण विक्षेपण, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण। हमें बस डिफिनीशन जानना है वर्ण विक्षेपण का, जो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो कहेंगे कि जब जो होगा हमारा जो सूर्य का प्रकाश होगा, जब सूर्य के प्रकाश की संकीर्ण प्रकाश पुंज, जब सूर्य की संकीर्ण प्रकाश पुंज को प्रिज्म के एक फलक पर डाला जाता है, जब एक फलक पर डाला जाता है तो प्रिज्म के दूसरे फलक व दूसरे पटल या फलक भी कह सकते हैं या पटल भी कह सकते हैं। ठीक है, फलक से निर्गत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है और तथा इसे पर्दे पर लेने पर 7 रंग की एक पट्टी प्राप्त होती है। प्रकाश की इस 7 रंगों में विभाजित होना ही
प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब हम वर्ण विक्षेपण का फिगर बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा इधर बनाते हैं क्योंकि हमें 7 रंग की पट्टियां निकालनी है। ठीक हो गया हमारा इतना, ठीक। अब हम अपने 7 रंग की जो पट्टियां होंगी उसको निकालेंगे, ठीक है। तो निकालते हैं। तो ये होगा हमारे सूर्य का प्रकाश जो यहीं तक जाएगा, ठीक है। ठीक, अब यहाँ से हमारा एक रंग निकलेगा, ठीक। ठीक है, तो हमारे 7 रंग निकल गए और सबका यहीं पे मतलब मिल रहा है, सब एक साथ मिल रहा है, फिर एकाएक दूर हो जा रहे हैं, ठीक है। ठीक, आप लोग अपने हिसाब से अच्छे से बना लेना कॉपी में, ठीक। अब यहाँ तक जाएगा, फिर ठीक, समझ रहे हो ना। ये हमारा 7 रंग निकलेगा, हाँ। हमें ये अपने 7 रंग का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा होगा पहला लाल, ठीक है। हम देखो यहाँ हमारा ये 7 निकला है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हैं, 4 4 8 निकल गया भाई, एक मिटा देते हैं, ठीक है। ये किनारे वाला सबसे मिटा दे रहे हैं, हाँ। ठीक है, अब हमारे पास 7 हो गए, ठीक है टोटल। तो यहाँ पे हम ऐसे लाइन रखते हैं, ठीक। हम अब नाम लिखेंगे, मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना। तो अब हम एक एक का नाम लिखते हैं। तो हमारा जो पहला वाला होगा वो होगा लाल, क्या होगा, लाल। दूसरा वाला नारंगी, नारंगी। तीसरा वाला पीला, दिख रहा है। चौथा वाला हरा। 5वां, 6वां और 7वां, देखते क्या। तो जो 5वां होगा वो नीला, ठीक है। और जो 6वां होगा वो होगा जामुनी, जामुन के कलर का। और 7वां होगा बैंगनी, ठीक है। ये लास्ट वाला और पहले वाला हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। ये इतना हो गया। इसको अगर हिंदी में लिखेंगे ना तो इसको पूरा जो है ना, पूरा मतलब इसको कहेंगे विबग्योर, ठीक है। इधर से अगर लेंगे तो ठीक है, इसका मतलब इसको इंग्लिश में जो होगा बैगनी का जो इंग्लिश का फर्स्ट लेटर होगा वो होगा वी, और उसके बाद जो इसका होगा आई, इसका होगा ब्लू, इसका होगा ग्रीन, इसका होगा वाई, इसका होगा ओ, इसका होगा रेड, ठीक है। इतना होगा। तो अगर हम उल्टा से देखें तो इसको कह सकते हैं विबग्योर, क्या कहेंगे, विबग्योर। ये याद रखना, ठीक है। ये याद रखना, बाकी अपने आप याद हो जाएगा अगर आपको विबग्योर याद है तो नीचे से याद करना, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, लाल, नारंगी, ठीक है। नारंगी लाल, सॉरी, ठीक है। ये होता है हमारा, ठीक है।
प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसमें जो हमारा मतलब अपवर्तन मीन्स जो विचलन होगा, बैंगनी का जो विचलन होता है वो सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक विचलन बैंगनी करता है, सबसे अधिक विचलन, सबसे अधिक विचलन हमारा करेगा बैंगनी, ठीक है। और सबसे कम विचलन हमारा करेगा लाल, कम विचलन, ठीक है, कम विचलन, ओके। कम विचलन लाल और ज्यादा विचलन बैंगनी। ये सब चित्र तो अच्छे से बना लेना, मुझे नहीं आता चित्र बनाने, छोटा मोटा चित्र भी मुझे बनाने नहीं आता, ठीक। अब हमारी होगी अगली टॉपिक, क्या होगी भैया? ये चैप्टर तो बहुत जैसे लग रहा है बड़ा हो गया, खत्म ही नहीं हो रहा ना। अब अगला टॉपिक है हमारा, क्या है अगला टॉपिक? खत्म क्यों नहीं हो रहे हो? थोड़ा सा गर्मी बहुत है। पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक। प्रकाश का जो हमारा प्रकीर्णन है वो क्या है जानते हैं। जब प्रकाश की किरणें ऐसे माध्यम से होकर गुजरती हैं, जिसके कैसे माध्यम से होकर गुजरती हैं, तो ऐसे माध्यम से होकर गुजरती हैं, ठीक है, जिसके कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत बहुत होता है, ठीक है, बहुत होता है। मतलब जो हमारी तरंगदैर्घ्य होंगी वो बहुत होंगी, हाँ। तो जो तरंगदैर्घ्य होंगी वो अधिक होंगी, मतलब सॉरी तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत होता है। क्या होता है? जिनके कणों का आकार प्रकाश की, हाँ, कणों का जो आकार होगा वो तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा अधिक होंगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वे कण प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर अन्य दिशाओं में पुनः विकृत करने की क्रिया करती हैं, पुनः विकृत करने की क्रिया करेंगी। वे प्रकाश की किरणें जिनकी तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा कणों का जो वो होता है वो बड़ा होता है, अधिक होता है, ठीक है। और विकृत करने की जो हमारी क्रिया होगी उसी को कहेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। यह आपत्ति प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा, ठीक है, लैम्डा ऐसे बनता है उल्टा वाई, ये हो गया हमारा लैम्डा, ठीक, ये होता है हमारा लैम्डा, ठीक। उसके बाद तथा जो प्रकाश की तीव्रता, ठीक है, प्रकीर्णती तीव्रता होगी, तीव्रता हमारा आई होगा, ठीक है, प्रकाश की तीव्रता आई। अब हम इसका सूत्र लिखते हैं तो होगा आई प्रोपोर्शनल या समानुपाती 1/λ, ठीक है, क्या होगा 1/λ, ओके। लैम्डा का पावर 4, सॉरी ये होगा, ठीक है, इसको याद रखना है। अब है अगला हम देखेंगे, एक छोटा सा नोट है प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में। शाम हो रहा है ना ज्यादा। प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में हम एक छोटा सा नोट पढ़ेंगे, वो ये है कि सूर्य के प्रकाश में
बैंगनी रंग की तीव्रता बहुत कम होती है। जो हमारा सूर्य का प्रकाश होगा उसमें बैंगनी रंग की जो तीव्रता होगी वो कम होगा, लेकिन विचलन अधिक होगा। और जो लाल रंग होगी उसकी तीव्रता सबसे अधिक होती, नहीं सॉरी, बहुत कम होता है। और जो हमारा नीला रंग होगा, नीले रंग का मतलब नीला रंग जो होगा वो सबसे अधिक होगा उसकी तीव्रता। ठीक, अब भैया हम पढ़ेंगे टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव हमारा क्या है, ठीक है, देखते हैं कि टिंडल प्रभाव क्या है। हाँ, तो टिंडल प्रभाव क्या है देखते हैं। प्रकाश की किरणों को यदि किसी विलयन से गुजरते हुए देखते हैं तो उसका पथ स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, लेकिन उसे अंधेरे कमरे में गुजारते हैं तो उसका पथ स्पष्ट दिखाई देता है। मतलब पूरा कमरा बंद है, मान लेते हैं, एक छोटा सा खिड़की है जिसमें जो जाली लगा होता है, एक जाली लगा होता है जंगले में, उस जंगले में जाली लगा हो और अगर आप उस कमरे में बंद अकेले हैं तो उससे जो सूर्य की प्रकाश उस जंगले में पड़ेंगी तो उससे बहुत छोटे छोटे कण निकलते हुए दिखाई देगा। ठीक है, बहुत छोटा छोटा कण, अभी कभी देखना, बहुत छोटा छोटा कण दिखाई देगा, उसी को कहते हैं, क्या कहेंगे, टिंडल प्रभाव। ठीक है, अब हम अपना जल्दी जल्दी से टॉपिक खत्म करते हैं। क्या है, एकदम लास्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो है अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्योदय। ये पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि वायुमंडल अपवर्तन के कारण वास्तविक सूर्योदय का लगभग 2 मिनट पहले और सूर्यास्त 2 मिनट बाद होता है। मतलब वास्तविक सूर्योदय लगभग 2 मिनट पहले होता है। ठीक है, 2 मिनट पहले और सूर्यास्त 2 मिनट बाद, और ये पहले। ठीक है, ठीक है, पहले और बाद में होता है। ठीक है, फिर इसकी थ्योरी लिखेंगे कि वास्तविक सूर्योदय से पूर्व या वास्तविक सूर्यास्त के बाद सूर्य क्षितिज से नीचे होता है। इस स्थिति में सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें जब सूर्य क्षितिज से ऊपर चलती है तो शयन माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर अपवर्तित होते हुए अविलंब से दूर हट जाती है। अतः जब ये प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर स्थित किसी प्रेक्षक की आंख में पहुंचती हैं तो ये किरणें उसे सूर्य की आभासी स्थिति से आती प्रतीत होती हैं जो क्षितिज से ऊपर होता है। बस कुछ नहीं है इसमें, इतना जानो कि जो सूर्यास्त होगा वो सूर्योदय के 2 मिनट बाद होगा, जो सूर्य उदय होगा वो सूर्यास्त के 2 मिनट पहले होगा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है किसमें, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय। ठीक है, अब है अगला हमारा एक क्वेश्चन लगेगा जिसमें कह रहा है, तो जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक मनुष्य चश्मा पहन के 25 सेंटीमीटर दूर 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता है, जो लेंस की क्षमता वो 2 डायोप्टर है। लेंस की क्षमता मतलब P बराबर 2 डायोप्टर। ठीक है, क्या है, 2 डायोप्टर है। ठीक है, तो बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी तक देख सकता है, मतलब कितनी दूरी तक देख सकता है। तो वस्तु की दूरी U बराबर, यहाँ नहीं लिखे क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो वस्तु की दूरी U बराबर 25 सेंटीमीटर, D बराबर P बराबर P बराबर 2 डायोप्टर। ठीक है,
जो हमारा u होता है u माइनस में होगा। ठीक है, आप लोग को मैं पहले बताई हूँ, ये सब आप खुद सोचना कि क्यों माइनस में, और जो हमारा डायरेक्टर होगा वो भी माइनस में होगा। मैं आपको ये सब चीज़ें बताई हूँ कि माइनस कब होगा, प्लस कब होगा। इतना दिमाग घुमाना कि माइनस का कब होगा और प्लस का कब होगा, तब पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। और जो समझ गया उसको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सीखने की, उसको अच्छे से आ जाएगा। हाँ, दो डायोप्टर। ठीक है, अब हमको एक सूत्र था, हमारा था क्या, F बराबर 1P। ठीक है, तो यहाँ पे F बराबर 1 - 2 इतना हमें दिया है, और गुणे में हम 100 कर सकते हैं। ठीक है, गुणे में 100। अब हम 100 का करेंगे भाग तो आ जाएगा 50, 2 पंचे 10 और 0। ठीक है, तो F बराबर हमारा क्या आ गया, आप लोग बताओ। F बराबर इस 50 की गुणा, जब 50 का गुणा जब हम 1 में कराएंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस का 50 क्या मिलेगा, 50 डायोप्टर। फोकस दूरी हमें F बराबर 50 मिल जाएगा, माइनस का 50। ठीक है, अब हमारा F निकल गया, U हमें पता है। अब हम लगाएंगे अपना सूत्र जो हम पढ़े थे पहले। ये सब चीजें, माइनस कहाँ लगाना है, कब लगाना है, ये चीजें, और जो हमें BF या UF पता हो तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, ये सब हमने पहले चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, तो इतना दिमाग लगाना कि कहाँ से आया माइनस, कहाँ से आया प्लस। ठीक है, तो हमारा जो सूत्र होगा वो होगा 1/F बराबर 1/U माइनस 1/V। ठीक है, ये होगा हमारा सूत्र। ठीक, तो हमें दिया है F बराबर 50। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कर देंगे 1/V बराबर, हमें क्योंकि V नहीं पता है तो V ही निकालना है। तो U बराबर हमें दिया है माइनस का 25, और यहाँ पे माइनस है, और 1/F कर दे रहे हैं यहाँ पे F। तो F आया है, ये V की जगह F आ जाएगा, तो आएगा माइनस का 50। ठीक, अब हम 1/V, और अगर हम 25-50 का एलसीएम लेंगे तो हमें 50 मिलेगा। ठीक है, अब हम 25 का भाग 50 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो हमें 2 ही मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे था माइनस, अब हम 50 का गुणा अगर 1 में कराते हैं तो हमें 1 ही बार जाएगा। ठीक है, तो हमारा हो गया 1/V बराबर 2 × 2 माइनस प्लस हो गया 1/50। तो प्लस माइनस मतलब 2 1 3 होगा, क्योंकि ये हमारी बड़ी संख्या है। ठीक है, तो हमें माइनस का सिंबल लगाना होगा, तो 3/50। ठीक है, इतना हो गया, पर हमें 1/V का मान मिला है, तो हमें यहाँ पे V बराबर जानना होगा। तो यहाँ पे मिलेगा 50 माइनस का 50/3, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, हमें V बराबर इतना मिला, माइनस का 50/3। ठीक है, इसमें आपको डायोप्टर भी निकालना बता दिया और ये सूत्र भी लगा दिए। ठीक है, अब आप लोग अगला ऐसे ही करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक में होंगे, और भी मैं क्वेश्चंस पढ़ाऊंगी, बताऊंगी, पर अगले टर्म में 1 शॉट बनाऊंगी क्वेश्चंस का। ठीक है, इसके लिए मत घबराना कि एक ही क्वेश्चन बताया है। ठीक, ये ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपको इस दूसरे चैप्टर में कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आई है तो बता देना। वैसे मैं क्वेश्चंस, ढेर सारे क्वेश्चंस का 1 शॉट जरूर बनाऊंगी, पर पहले फिजिक्स सारा खत्म हो जाए। ठीक है, खत्म हो जाएगा तो 1 शॉट जरूर बनाऊंगी। और अगर आपको इसमें से कोई भी टॉपिक या पूरा चैप्टर कुछ भी नहीं समझ में आया
तो बताना, मैं दोबारा से पढ़ा दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।